नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वीडियो में चर्चा यूपी की बड़ी खबरों पर होगी। उन खबरों पर होगी जिनका सरोकार आपसे और हमसे है। इस चर्चा में लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। बताएंगे ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां बड़ा बवाल हो गया। इसके बाद चर्चा करेंगे गर्मी की, क्योंकि यूपी में गर्मी जानलेवा हो गई है। इसके बाद बात राजनीति की करेंगे, यूपी के विधानसभा उपचुनाव की करेंगे, बात आकाश आनंद की करेंगे और बात सपा कांग्रेस के रिश्तों की करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। उत्कर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, वरुण। आपसे और सबसे पहला जो सवाल मैं करना चाहूंगा वो ये कि अलीगढ़ में आखिर ये बवाल क्या हो गया है। मामला तो चोरी करने का था, बस इतना बड़ा बवाल आखिर हो कैसे गया और पुलिस अब इसमें क्या कर रही है। देखिए, पहले दूसरे हिस्से से शुरू करते हैं वरुण। निश्चित तौर पर बेहद संवेदनशील मामला है। और उत्तर प्रदेश में आज जो इतनी घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि उनमें क्योंकि हम एक पूरे उत्तर प्रदेश का एक राउंड अप रख रहे हैं, शायद सबसे बड़ी घटना यही है जो अलीगढ़ में हुआ है। आपने जो आखिरी हिस्सा पूछा कि इस वक्त पुलिस क्या कर रही है, अभी भी जो तमाम जानकारियां मिली हैं या पुलिस की ओर से जो बयान आए हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से ये है कि देखिए, अलीगढ़ में अभी भी जो तनाव का माहौल है वो बरकरार है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सामान्य हो गया या वो जैसा कि शहर सबके लिए खुलता है वो वैसा हो गया हो। वैसी चीजें नहीं हुई हैं। अब हुआ क्या था ये समझना पड़ेगा। तो करीब 24 घंटे से कुछ कम वक्त पहले, कल देर रात को मामू भांजा इलाका है और वहां पर एक कपड़ा व्यापारी है मुकेश चंद्र मित्तल। उनके घर में जो पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया गया और जो पहली शिकायत आई वो ये आई कि उनके घर में चोरी की इंटेंशन के साथ, यानी चोरी करने की नियत के साथ, एक 35 वर्षीय युवक घुसा था जिसका नाम फरीद उर्फ औरंगजेब बताया गया। और जब व्यापारी परिवार को ये पता चला कि उनके घर पर कोई आया है तो उन्होंने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी चोर समझकर। और जब उसकी पिटाई की गई तो ये बताया जाता है कि उसकी इतनी पिटाई की गई और लाठी डंडों का भी इस्तेमाल हुआ कि उसकी हालत वहीं काफी खराब हो गई थी। और गंभीर हालत में जब जिला अस्पताल उस व्यक्ति को ले जाया गया, उस शख्स को ले जाया गया, तो उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद जो मृत शख्स था, यानी कि फरीद या औरंगजेब आप उसको जो कह ले, उनके परिवार ने इस मामले में एक दूसरा मुकदमा लिखाया और उन्होंने कहा कि हमारा परिवार का जो शख्स था, औरंगजेब जो था, वो चोरी करने नहीं घुसा था, बल्कि चोरी की बात तो इस पूरी कहानी को साजिशन दी जा रही है, उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या कराई गई है। और उन्होंने नामजद यानी कि बकायदा नाम लिखकर मुकदमा दर्ज करवाया लोगों के खिलाफ। और उस पूरी एफआईआर में 7 नाम थे। एक अपडेट ये भी है कि 6 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 6 लोगों को 4 लोगों को जानकारी के मुताबिक देर रात को, और उसके बाद 2 लोगों को आज दिन में पुलिस ने पकड़ा। और इस तरीके से जो 7 लोगों के नाम थे उनमें से 6 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो 2 अलग अलग मामले, एक व्यापारी पक्ष की ओर से जो व्यापारी परिवार की ओर से आरोप लगाया गया, जो पुलिस के पास दावा किया गया वो ये कि चोरी करने घुसा था, इन्होंने पकड़ा और मारा। उसके बाद जो मृतक है, मृतक के परिवार की ओर से जो पुलिस के खिलाफ पुलिस में जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो ये था कि चोरी जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, बकायदा उसको साजिशन पकड़ा गया, मारा गया। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उस पूरी कहानी को एक नाम दिया गया। जो आरोप लगा रहा है औरंगजेब का परिवार वो ये कि फिर आरोप ये लगा दिया गया कि वो चोरी की नियत से घुसा था ताकि वो उसको एक तरीके से आत्मरक्षा में बता सके। अब वरुण, मामला कहाँ खराब हुआ, ये देर रात की घटना थी। देर रात कोई 4 लोग गिरफ्त में आ गए। सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो उसने राजनीतिक रंग भी ले लिया और यहाँ से अलीगढ़ का जो मामला है वो कहीं ना कहीं तनाव में आया। अलीगढ़ के उस इलाके में पूरा का पूरा तनाव फैला। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई स्थानीय नेता मृतक के घर पर पहुंचे और वो वहां पर प्रदर्शन करने लगे कि व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश का और हत्या का, इन दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कराया जाए। और वो तो ये भी कहने लगे जब तक 7वें शख्स की गिरफ्तारी नहीं होगी जिसके खिलाफ नामजद मुकदमा है, वो कब्रिस्तान शव को नहीं ले जाएंगे। वो जो अंतिम क्रियाक्रम करने होते हैं, दफन करने की जो रिवाज होता है, प्रक्रिया होती है, वो शव को दफन नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को, स्थानीय नेताओं को जब जानकारी मिली और व्यापारी संगठनों को जब ये जानकारी मिली तो वो भी दूसरी तरफ प्रदर्शन में आ गए कि अगर कल को कोई चोरी की नियत से उनके प्रतिष्ठान में इस तरीके से प्रवेश करेगा तो क्या वो कार्रवाई नहीं करेंगे। तो व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी व्यापारी पक्ष की ओर से, यानी कि जिन पर आरोप लगा है मारने का, उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई जो स्थानीय नेता हैं वो दूसरी ओर इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हत्या के प्रयास का और सुनियोजित तरीके से हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों की क्योंकि मुकदमे हुए थे
दोनों तरफ से संज्ञान लेते हुए जो हमारे पास पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान आया वो ये कि 302 का मुकदमा यानी कि हत्या का मुकदमा पुलिस ने पंजीकृत कर लिया और उसी धारा में जैसा मैंने आपको बताया कि 6 लोग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। फिलहाल जो स्थिति है ये तो हम नहीं कहेंगे कि प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन को पुलिस ने अलग करवा दिया, वहां से लोगों को हटवा दिया, लेकिन अभी भी जो तनाव है वो वहां पर मौजूद है और इसलिए जी, तनाव बना हुआ है और पुलिस की कोशिश ये भी है कि एक तो तनाव कम हो और दूसरा ज़रूरत पड़ने के हिसाब से जो एक हम कह सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर आसपास के इलाकों पे भी या जो रिजर्व पुलिस होती है उसको भी कहा गया है कि वो रहे, वहाँ पर गश्त को भी बढ़ाया गया है क्योंकि व्यापारिक संगठनों की बात है, मुख्य बाजार की बात है, ये ना हो कि अलीगढ़ जैसा जो प्रमुख शहर है, बड़ा शहर है, एक ये तनाव किसी तरीके से 2 वर्गों के बीच का तनाव बन जाए और दूसरी बात जो प्रतिष्ठानों की लड़ाई है या जो शहर की बंदी है, वो लंबे समय तक ना हो। बिल्कुल। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, बात गर्मी की करेंगे। यूपी में कई जगहों से गर्मी की खबरें आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है। उत्कर्ष, क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है आपके पास कि अभी तक यूपी में गर्मी की वजह से कुल कितनी मौत हुई हैं? वरुण, कुल का तो एक आंकड़ा जो है वो कंपाइलेशन के तौर पर नहीं है, लेकिन उस मामले में ये माना जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश में अब तक गर्मी के कारण लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो एक जानकारी मिली है उसमें ये मिली है और खास तौर पर अगर हम पिछले एक सप्ताह या पिछले एक पखवाड़े की अगर हम बात करें तो वो ये मिली है कि 171 लोगों की मौत हुई है। 171 लोगों की जो मौत हुई है उसमें भी अगर मैं आपको संभागवार जानकारी दे दूं, कल की अगर मैं आपको जानकारी दूं, कल उत्तर प्रदेश का जो उरई है वो सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा, गर्म इलाका रहा। 46.4 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रहा था। और अगर रात की बात करें, क्योंकि आजकल रातें भी बड़ी गर्म हो रही हैं, तो कानपुर की रात कल सबसे ज्यादा गर्म रही थी, जहां 35.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। कल उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में एक राहत की खबर ये भी है, जिसमें वाराणसी भी शामिल था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। उसके बाद बारिश हुई है, बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में तेज आंधी चली और हल्की फुहारें पड़ी है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें जो मृत्यु की आपने रिकॉर्ड बोले थे, तो उसमें जो जानकारी मिल पाई है वरुण, पूर्वांचल में 64, कानपुर बुंदेलखंड में 62 और अवध जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के नक्शे के हिसाब से, तो उसमें 6 लोगों की जान गई। तो इसमें बड़े जिलों की अगर हम बात कर लें तो बांदा में जो जानकारी हमारे पास सामने आई कल तक के आंकड़ों के हिसाब से वो 13, फतेहपुर में 12, कानपुर में 11, हमीरपुर में 10, चित्रकूट में 8, महोबा में 5 और इटावा में 3 लोगों की जान चली गई। अवध में जो 6 मैंने आपको आंकड़ा बताया था उसमें बाराबंकी में एक होमगार्ड थे, रेल यात्री थे और रिटायर्ड कर्मचारी थे। तो जो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग हैं वो भी इस गर्मी से प्रभावित होते दिखे हैं। एक वीडियो हमने भी कल देखा था कि कानपुर के पुलिस का वो वीडियो था, हीट वेव के बाद वो शिकार हुए और उनके जो सहयोगी उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल उनकी भी दुखदायी मौत हुई। इसके बाद अमेठी में एक बुजुर्ग की, गोंडा में एक बुजुर्ग की और रायबरेली में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है, जानकारी मिली है। अगर पूर्वांचल की तरफ चले, जहां पर कल बनारस में या आसपास के इलाकों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पूर्वांचल के 9 जिलों में वरुण जो जानकारी मिली है 64 लोगों की मौत हुई है इस हीट वेव के कारण, इस गर्मी के कारण। जिसमें जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो मिर्जापुर है, जहां 15 लोगों की मौत, वाराणसी में 18, बलिया में 12, गाजीपुर और चंदौली में 7, सोनभद्र में 2, आजमगढ़, भदोही और मऊ में जो जानकारी मिल पाई है 1 शख्स की मौत हुई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वरुण, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बहुत भयावह तस्वीरें आ रही है, लेकिन इसमें से एक जिला जिसका नाम जरूर लेना होगा वो है प्रयागराज। प्रयागराज से जो जानकारी मिली है और कुछ स्टोरी हमने हमारे उजाला उत्तर प्रदेश पर भी की है कि वहां हाल ये हो गया है कि चाहे पोस्टमार्टम हाउस हो, चाहे मॉर्चुरी हो, जहां पर शवों को कारण जानने के लिए कि आखिरकार मौत क्यों हुई। हीट वेव कभी भी मेडिकली कोई कारण नहीं आ सकता, लेकिन हीट वेव ने शरीर के अंग में नुकसान कराया, कहाँ पर दिक्कत हुई वो जानने के लिए मॉर्चुरी में 50 से ज्यादा शव बताया जा रहा है रखे हुए हैं, क्योंकि वो क्षमता नहीं है कि उतना शवों का पोस्टमार्टम किया जा सके। करीब 80 शव वहां पर 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आए थे और जिनका पोस्टमार्टम होना था। 34 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो सका, लेकिन लगभग 50 के करीब अभी भी शव ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। और वहीं जहां अंतिम संस्कार की बात करें, प्रयागराज के 4 बड़े जो मतलब शमशान घाट हैं वहां पर कतारें लगी हैं। मतलब कई लोगों से जब हमने बात की है दिन में कुछ आंकड़े जुटाने के लिए जब बात हो रही थी, तो ये लग रहा था, कुछ लोगों ने तो बाकायदा निराश होते हुए ये तक कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कोविड का दौर वापस आ गया हो, जहां पर लोगों ने देखा हो कि शमशान घाट में जगह नहीं है। तो हीट वेव और लगातार जो मौसम विभाग की ओर से अपडेट मिल रही है, अभी भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में
रेड अलर्ट तक जारी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो माइल्ड हुआ है या वो येलो अलर्ट की ओर आया है। बिल्कुल। एक राहत की बात है जो कल तस्वीर हमने देखी थी कि वाराणसी में देर रात को कुछ फुहारें पड़ी थी, बारिश हुई थी और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में जो तेज अंधड़ चली, लेकिन उस आंधी के कारण कम से कम जो तापमान था उसमें कुछ राहत मिली। हवाओं के चलने से वो जो एक उमस सी बनी हुई है वो टूटी है। और मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आज रात को भी शायद प्रदेश के कुछ एक इलाकों में, कुछ एक जिलों में और पहाड़ों पर, क्योंकि अच्छी तस्वीरें आई हैं जो जानकारी मिल पा रही है कि पहाड़ों के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, तो वहां से फिर हमको देखने को मिल सकता है कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो जो प्रेशर ग्रुप बना हुआ है वहां पर बिहार से सटे इलाकों में या तराई के इलाकों में हमको शायद तापमान में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पूरा का पूरा अवध क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है या कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, प्रयागराज मंडल, यहाँ तक कि जहां बात करेंगे वहां पर अभी भी मौसम विभाग ने किसी भी तरीके की राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई है। वरुण, अच्छा, ऊपर इसी से जुड़ा एक छोटा-सा सवाल ये कि जैसे सर्दियों में हम ये देखते हैं कि अलाव के अलावा रैन बसेरे की व्यवस्था भी सरकार करती है। क्या गर्मियों में भी ऐसी कोई व्यवस्थाएँ सरकार की ओर से की जाती हैं? अमूमन नहीं की जाती हैं वरुण, अमूमन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन इस बार लखनऊ में एक प्रयोग हुआ है। लखनऊ में नगर निगम की ओर से, जब तक मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, मेरे पास ये जानकारी पहुंची है कि आज रात तक यानी कि कल से लोगों के पास 20 कूलिंग सेंटर शहर के अलग अलग इलाकों में, राजधानी लखनऊ में मिलने लगेंगे। कूलिंग सेंटर का तात्पर्य यह है कि वो बाकायदा शेड बनाए गए हैं और वहां पर बड़े बड़े वाटर कूलर लगाए गए हैं कि अगर मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं या किसी काम से लखनऊ में आए हैं, अलग अलग हिस्सों में हैं, जो बड़े चौराहे हैं लखनऊ के, आप उन इलाकों में हैं। कई लोग होते हैं जो सरकारी काम से, क्योंकि राजधानी भी है, वो लखनऊ के अलग अलग इलाकों में आते हैं जहाँ दफ्तर हैं, कई सारे मुख्यालय हैं, मंत्रालय है, तो उन इलाकों के आसपास कूलिंग सेंटर बनाए हुए हैं कि लोग वहां पर बैठ सकें। ठंडे कूलर वहां पर लगाए गए हैं जो पानी के फुहारों के साथ पूरे की पूरी हवा वहां पर चलेगी, तो आप वहां पर सुस्ता सकते हैं। ठंडे पानी की व्यवस्था की गई कि लोग पी सकें। देखिए, प्याऊ के सिस्टम हमने देखे थे, कई बार हम लोग, आप और हम देखते रहे हैं। शेड के सिस्टम हमने देखे कि कई जगहों पर जहाँ बड़ा ट्रैफिक होता है, बड़ी रेड लाइट होती है या देर तक सिग्नल होते हैं, वहां पर शेड की बात होती है। जैसा आपने सवाल पूछा था, रैन बसेरों की तर्ज पर क्या कोई व्यवस्था होती है, अब तक नहीं। लेकिन इस बार गर्मी ने राजधानी लखनऊ में ये व्यवस्था दिखाई है और अगर गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई देगी तो मुझे लग रहा है वरुण की बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के बाकी बड़े शहरों में इस तरीके के कूलिंग सेंटर दिख सकते हैं। एक कारण या एक सवाल ये पूछा गया था, मैं बस बहुत छोटी सी आपको जानकारी और दे दूं कि कूलिंग सेंटर लाने में इतनी देर क्यों हुई, तो उसका एक जवाब ये मिला था कि जब तक चुनाव थे, प्रशासन कई और तरीके की तैयारी व्यवस्था और जो फोकस था वो नहीं हो पाया। लेकिन अब राजधानी लखनऊ में जो पहल देखने को मिली है, स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की गर्मी और जो 171 मौतों का हमने आंकड़ा बताया है अलग अलग सोर्सेस के जरिए, ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जो कदम है वो और उठाए जाएं, लेकिन राहत मिले, ये ज्यादा बड़ी उम्मीद है जो हम लगा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, अब यूपी की राजनीति पर बात करते हैं। जब हम यूपी की राजनीति की तरफ चलते हैं तो यूपी विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और वैसे तो बहुजन समाज पार्टी उपचुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है, ऐसा देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो ऐसे में उत्कर्ष, 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि इस बार ऐसा क्या हो गया? और दूसरा ये कि आकाश आनंद को क्या फिर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? ऐसी कोई सुगबुगाहटें हैं? दूसरे सवाल पर पहले आ जाते हैं। आकाश आनंद बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के हिसाब से। देखिए, एक बात वरुण बहुत साफ है, जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जो तमाम युवा हैं या पार्टी का आप काडर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन काडर है एक तरीके से जो बन रहा है, या पार्टी पर विश्वास रखने वाले जितने युवा हैं, उन्होंने आकाश आनंद के प्रचार को देखा। देखिए, आकाश आनंद ने बहुत लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में अब तक काम नहीं किया है। वो इन चुनावों से पहले तो उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय नहीं थे। उनको रेस्ट ऑफ इंडिया की यानी उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान पार्टी संगठन में मिलकर वहां पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव आया, हालांकि सातों के सातों चरण में हुआ है, तो देश के साथ जब उत्तर प्रदेश में वो आया और इस बार उनको कहा गया उत्तर प्रदेश में शुरू के 3 चरणों तक, सीतापुर वो इलाका जहां पर उन्होंने जो भाषण दिया था उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तब तक हमने जो देखा था वो ये देखा था कि जिस तरीके से आकाश आनंद बिल्कुल एग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर सीधा सीधा सत्ता पक्ष पर निशाना लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। तो बहुजन समाज पार्टी के खासतौर पर नई उम्र के काडर को ये लग रहा था कि हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, जिसका अभी तक श्रेय इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में
लेते हैं। उनको ये लग रहा था कि अगर मुख्य सत्ता पक्ष से कोई सीधा लड़ रहा है तो वो अपने आप मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, और एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने आप को विपक्ष में नंबर 1 या प्रदेश में नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में दिखा रही थी। जिस तरीके से आकाश आनंद के मुद्दे थे, जिन लोगों पर, जिन शख्सियतों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, वो वार कर रहे थे। तो मांग तो है बहुजन समाज पार्टी की नई उम्र के काडर में, ये मांग तो जरूर है कि वो आकाश आनंद को लेकर काम करें, आकाश आनंद को लेकर आए, लेकिन मायावती ने जो फैसला किया था, अब तक उस फैसले को पलटने जैसा कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि मायावती ने अपने उस ट्वीट में एक शब्द लिखा था, देखिए अगर आपको ध्यान हो, कि उनमें राजनीतिक परिपक्वता आने तक, तो वो परिपक्वता क्या आप ये मान लेंगे कि एक चुनाव खत्म हो गया और वो आ गई? अब तो मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग पीरियड या वो ग्रूमिंग पीरियड जिसकी वो बात करती थी कि उनको सिखाया समझा जाएगा, वो अब शुरू होगा। क्योंकि अब चुनाव से वहां पर ये भी है कि देखिए मायावती जी अब चुनावों से वो फ्री हो पाई हैं, क्योंकि वो नेशनल प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बाकी इलाकों में भी जहां जहां बसपा लड़ रही थी वो वहां से रिपोर्ट ले रही थी। अब हो सकता है वो जो कोर्स करेक्शन की बात हो वो हो, तो तुरंत तो शायद आकाश आनंद ना दिखाई दे। लेकिन एक बात और है, जो आपका पहला सवाल था कि बसपा क्या तैयारी कर रही है, ये बात सच है, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती। लेकिन एक बात और सच है वरुण, लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हुए थे विधानसभा के, और उसमें बसपा ने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो परंपरा है वो कायम रही हो, एक मजबूरी भी है, वो सियासी मजबूरी है। इस वक्त अगर आप देखिए, लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कोई विधायक नहीं है, और जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह, जो कि बलिया के रसवा विधानसभा से आते हैं। तो अगर वो संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो जो राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस वाली बात होती है, वो खतरा भी धीरे धीरे आ जाएगा जब वो रिव्यू होगा। बिल्कुल। वो हमने देखा है चुनावों पर होता है, आम आदमी पार्टी को भी मिला था। तो एक तो वो स्टेटस बनाए रखना, दूसरा अपने मूल वोट बैंक को बचाकर रखना, जो कि थोड़ा सा छिटकता दिखाई दे रहा था। उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, जो मायावती जी ने लिखा था कि वो अब एक धर्म की राजनीति, या वो उन्होंने तो साफ साफ लिखा था कि वो मुसलमान उम्मीदवार दिए, लेकिन मुसलमानों ने नहीं सुनी। तो क्या वो अपने उस वापस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर आएंगे? अगर उसको ट्राई करना है, या उसका प्रयोग करना है, या उसको चेक करना है, तो मुझे लगता है सबसे मुफीद वक्त अभी होगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में 9 रिक्त हुई हैं, और एक इरफान सोलंकी का मामला जो कानपुर के हैं वो चला है सजा उसके कारण से। 10 विधानसभाओं के जो उपचुनाव होने हैं, मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी उसमें बिना किसी सहयोग या गठबंधन के उतरेगी। उसकी तैयारियां बहुजन समाज पार्टी के स्तर पर शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी खुद वो फीडबैक ले रही हैं अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से। और एक जानकारी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वरुण, वो ये है कि इस पूरी फीडबैक की प्रक्रिया में जो जानकारी मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं को दूर रखा जा रहा है, क्योंकि बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, फीडबैक उनसे लिए गए थे, सफलता नहीं मिली। तो अब वो फीडबैक के सिस्टम में भी थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। अब ये देखिए, बदलाव क्या आकाश आनंद वाले सवाल से भी आपका जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? क्या वहां से वो फीडबैक आता है और उस फीडबैक को बहन जी सुनती है, मायावती जी सुनती है, नहीं सुनती है? वो भी एक चीज देखनी होगी। और दूसरी चीज तो देखनी होगी वो ये कि इस फीडबैक को बदल के उपचुनावों में क्या वो उतरती है, और अगर हाँ, तो किस नए सोशल इंजीनियरिंग के अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर उतरती हैं। क्योंकि वो साल 2012 से उस तरीके की 2007 से उस तरीके की राजनीति कर रही हैं, जहां वो जातियों के या धार्मिक वर्गों को जोड़ती हैं आपस में। तो वो क्या होगा, वो भी देखना होगा वो। बिल्कुल। अच्छा उत्कर्ष, इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, सभी लोगों ने देखा। क्या विधानसभा के उपचुनावों में ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ेंगी या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी? क्योंकि ये तो दोनों ही वो पावर गेन करना चाहती हैं। देखिए वरुण, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछेंगे तो केवल और केवल 10 विधानसभाएं हैं। 10 विधानसभाओं में आप किस सीट शेयरिंग फॉर्मूला के साथ जाएंगे? 80 लोकसभा के हिसाब से देखें तो 17 करीब करीब मतलब एक तिहाई के आसपास आप कह लीजिए 17 सीटें थी जो कांग्रेस लड़ रही थी। तो उस हिसाब से अगर एक चौथाई, माफ कीजिएगा, एक चौथाई का वो एक इक्वेशन था, करीब 22 से 23% के आसपास का। तो अगर इसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो 2 ही विधानसभाएं हमको दिखती हैं जहां पर कांग्रेस लड़ सकती है। टेक्निकली जो अगर आप और देखें तो 4 विधानसभाओं में तो उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सांसद बन गए। कानपुर को भी जोड़ लीजिए इरफान सोलंकी, क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो ये 5 सीटें तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी देना चाहेगी। वहां तो उनके मौजूदा और वर्तमान विधायक थे। 3 सीटें जहां भाजपा के विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई है, वहां पर दूसरे नंबर पर कौन रहा अगर आप ये देखेंगे तो वहां पर समाजवादी पार्टी की अधिकता आती है। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने कोटे से कोई सीट देगी?
इससे वो बैलेंस हो पाएगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अपने कोटे से सीट देगी तो राजनीति में सब कुछ, वो जो एक अंग्रेजी की कहावत होती है, देयर इज नो फ्री लंच, तो राजनीति में वो तो नहीं होता है। इसमें एक समीकरण निकल कर आ रहा है, वो समीकरण निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़कर। महाराष्ट्र में साल 2019 में, यानी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, तो समाजवादी पार्टी मुंबई की 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। और मैं अगर सही हूं तो एक शायद मानखुर्द की थी और एक भिवंडी की सीट थी, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जीत हासिल की थी। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार जो जाति समीकरण जोड़ा है, खासतौर पर वो जो पीडीए का नारा देते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक और दलितों की वो बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि काफी संख्या में काफी ऐसे वर्ग है जहां पर दलित खूब प्रभावी रूप से हैं और अल्पसंख्यक भी खूब प्रभावी रूप से हैं, वो सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो या तो उस बार्गेनिंग में महाराष्ट्र शामिल हो सकता है। हमने देखा था मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ था, वो पर्चा निरस्त हो गया था, वरना कांग्रेस ने अपने कोटे से एक सीट वहां पे भी दी थी। और एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े कई नेता नहीं कह रहे हैं, वो ये कि हरियाणा का इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और हरियाणा में सर्व विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो वो इलाके जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, खासतौर पर तब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप कैराना देखिए, आप उसके बाद मुजफ्फरनगर देखिए, तो वो जो तमाम सांसदियां जीती गई हैं, या मेरठ में बड़ी क्लोज फाइट रही, अलीगढ़ में बड़ी क्लोज फाइट रही जहां समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस ने सहारनपुर जीती, रामपुर जीती। तो इसके बाद ये जो इलाके जो कि हरियाणा से लगते हैं और वहां समाजवादी पार्टी ने खूब अच्छा लोकसभा चुनाव लड़ा है, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी सीटों को चाहे। तो अगर हरियाणा और महाराष्ट्र का फॉर्मूला बनता है, वहां पर कुछ चीजें जुड़ती है, तब तो एक चीज जरूर हो सकती है कि देखिए हमको वो गठबंधन आगे भी जारी रहने को देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप कह रहे थे। लेकिन इसमें एक समीकरण और है, वो समीकरण ये है कि अगर मान लीजिए ये तमाम चीजें हो पाती नहीं हो पाती हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वरुण मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो थोड़ी देर पहले हुई है। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग जब इस पूरी चर्चा को सोच रहे होंगे टॉपिक चुनाव का, तभी तैयारी हो। राहुल गांधी का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। अगर आप कहें तो मैं वो ट्वीट पूरा का पूरा पढ़ दूं, और उसमें भी कुछ इशारे मिल जाते हैं कि क्या होना है। देखिए, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने का जो ट्वीट किया था, वो करीब 9 घंटे पहले किया था, और वो बड़ा सादा, या हम कह लें एक लाइन का ट्वीट था कि श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, कि आपने अपनी तरफ से एक औपचारिकता का निर्वहन कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले करीब 6 बजे इस ट्वीट का रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। यूपी के 2 लड़के, और उन्होंने कोट में लिखा कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान अब बनाएंगे, खटाखट खटाखट। तो वो जो नारा उन्होंने दिया था, जिसको अखिलेश यादव भी बोलते थे, बड़ा वो प्रसिद्ध हुआ, राहुल गांधी ने उसका भी जिक्र किया। अखिलेश यादव के साथ अपनी दोस्ती का भी यूपी के 2 लड़के लिखकर जिक्र किया, और एक इशारा वो ये भी कर रहे हैं कि अब यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। तो जब वो हिंदुस्तान की राजनीति लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानिए कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर चलने को तैयार, कम से कम राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फैसले लेने में उनके अहम भूमिका होती है। और एक इशारा इसलिए भी माना जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से ढेर सारे बिलों से लेकर लोकसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम समीकरणों में इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है, उसमें बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप समाजवादी पार्टी को लेकर चलें। इंडिया ब्लॉक में वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो जो बार्गेनिंग पावर है, अगर वरुण इस पूरी चर्चा को मैं अंतिम तौर पर कहूँ इस विषय को, तो अखिलेश यादव के पास वो बार्गेनिंग पावर बेहतर तरीके से है। वो अपनी पार्टी को विस्तार देने के क्रम में हरियाणा और महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा विधायक उम्मीदवारों की मांग रख सकते हैं, और बदले में वो उत्तर प्रदेश में उसी परसेंटेज के हिसाब से, जहां से लोकसभा में हमने देखा था कि करीब 25% भी अगर आप मान लीजिए, तो 10 में वो करीब 2.5 सीटें, यानी 3 सीटें, अगर आप बड़ा दिल दिखाते हैं तो 3 विधानसभा की सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां शायद समाजवादी पार्टी भी नहीं जीती थी, वहां वो कांग्रेस को ऑफर कर सकते हैं, वो लड़े। लेकिन 5 सीटें जहां समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे, मुझे लगता है कि उन 5 में से कुछ दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, अब आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि वक्त भी हो चला है, और वो सवाल ये कि कांग्रेस को हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए, यूपी में 9.46% वोट शेयर मिला। राहुल गांधी ने भी ये घोषणा कर दी कि वो वायनाड की सीट छोड़ देंगे और रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। अमेठी सीट पर भी कांग्रेस की वापसी हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आगे क्या प्लान बना रही है? आपने जो अभी बात बताया, उसी को विस्तार देता हुआ ये सवाल है उत्कर्ष। बिल्कुल है, और कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लान बना रही है कि वो एक तरीके से मतदाताओं को धन्यवाद करेगी। मेरी जानकारी ये है वरुण कि कांग्रेस भी कमोबेश उत्तर प्रदेश में ऐसा ही प्लान बना रही है। मतदाता धन्यवाद कार्यक्रम
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निकालने जा रही है, जिसके जरिए खासतौर पर उन 6 लोकसभाओं में जहां जीत हासिल हुई है और जहां अच्छा लड़ी है, वहां पर भी कार्यकर्ताओं को जनता से सीधा कनेक्ट किया जा सके, उसके लिए कांग्रेस एक्टिव रहेगी। उस प्लान में उपचुनाव वाली सीटें भी शामिल हो सकती है, जैसा आपने कहा कि हम वो बात विषय पर कर ही रहे थे, ताकि वहां पर अपनी तैयारियों को भी परखा जा सके। इसके अलावा हमने परसों भी एक चर्चा की थी वरुण, जिस दिन ये बात हुई थी कि राहुल गांधी अब रायबरेली के सांसद बने रहेंगे। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस का वो फैसला 2 कारणों से हुआ। एक तो सोनिया गांधी का वो इमोशनल मैसेज कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, परिवार की सीट कहना, तो वहां पर आप स्टेप बैक लेते ना दिखाई दें। और दूसरा कारण था पार्टी की ओर से मिला फीडबैक, जिसमें कई कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना था कि देखिए अब तो ताकत बढ़ती दिख रही है, आप 1 से सीधा 6 सीटों पर आए हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई आप देखिए कि अब इस ताकत को बढ़ाइए। और इसीलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे बढ़ेंगे, वो अमेठी रायबरेली तक सीमित नहीं रहेंगे, वो शायद और भी जगह पर जाएंगे। और उसमें जो अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस को लगता है कि जो सबसे बेहतर रिजल्ट उनको कहीं से मिला है पूरे मध्य भारत में, वो उत्तर प्रदेश से मिला है। और उसमें वो ये मानते हैं कि अपनी पूरी यात्रा के दौरान और चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की एक प्रतिलिपि लेकर संविधान बदलने की बात कही थी, उस एक मुद्दे ने बहुत फायदा पहुंचाया। और ये कई सारे जो आकलन आ रहे हैं उसमें बात कही जा रही है कि संविधान बदलने का एक मुद्दा लोगों के वोट देने का एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो राहुल गांधी उन मुद्दों को लेकर, दूसरा राहुल गांधी की टीम ने एक फीडबैक और दिया है वरुण, जिस पर मुझे लगता है कि आपके सवाल का एक जवाब छुपा है कि इस देश में कुछ बड़े फैसले होने हैं और उन बड़े फैसलों पर अगर वो सरकार को झुकाने में कामयाब रहते हैं, जैसे अग्निवीर की बड़ी चर्चा है कि अग्निवीर की पॉलिसी में क्या थोड़ा भी बदलाव होगा। वापस होने की मांग तो विपक्ष कर ही रहा है, लेकिन अगर वापस नहीं होता है तो 4 साल से क्या वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, कुछ भी किसी भी तरीके का बदलाव होगा। राहुल गांधी इन बातों को लेकर लोगों के बीच में, खासतौर पर युवाओं के बीच में जाना चाहते हैं। नीट वाला प्रकरण हमने देखा कि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, वो सड़कों पर आता दिखाई दे रहा है। तो चाहे वो नीट की बात हो, चाहे वो परीक्षाओं में अगर आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है तो वो बात हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो। और अब कांग्रेस के भीतर का एक सिस्टम है, वो उनको ये फीडबैक दे रहा है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को अब जोर से उठाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछड़ा समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, वो पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में सफल हुआ है, तो उनको इंटैक्ट रखिए, उनके हिस्से से जुड़े मुद्दों को छूते रहिए। तो ये कार्यक्रम, जिसमें कि जैसा मैंने आपको कहा कि एक तरीके से मतदाताओं को धन्यवाद का कार्यक्रम, साथ में मुद्दों से जुड़ा कार्यक्रम, और खासतौर पर ऐसे मुद्दे जिससे कि एक दबाव बने, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जा सके। और अगर केंद्र सरकार कृषि कानून के तरीके से किसी भी कानून में किसी भी तरीके का कोई बदलाव भी करती है, या वैसे बदलाव को लेकर चर्चा भी शुरू होती है, तो कांग्रेस उसे अपनी जीत के तौर पर ही देखना चाहेगी। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से बात कर लें तो सीधा वरुण, जो आप 9% का आंकड़ा दे रहे हैं, अब वो बढ़ोतरी कितनी हुई, फायदा कितना हुआ, ये देख ले तो 40% वोट बढ़ा है लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का। 2019 में 6.36% वोट मिला था, और अब आपने जैसा भी बताया थोड़ी देर पहले कि 9.46 वोट था। 2014 में जबकि इससे बेहतर था, 7% वो वोट था। तो वोट बढ़ा है। अब वोट बढ़ाने के लिए कांग्रेस की रणनीति ये है कि जनता से जुड़े मुद्दों को, राहुल गांधी को बार बार उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर रायबरेली, अमेठी में, ताकि वो मिसिंग वाली छवि न बने, और उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के और हिस्सों में ले जाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी को अगर अब नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना है, और वो जो थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन की धन्यवाद कहने के लिए ट्वीट बैक किया है कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। अगर वो यूपी के 2 लड़के लिख रहे हैं कोट अनकोट, अगर वो लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान और चलेगी, तो मुझे लगता है कि वो उस जोड़ी को और आगे ले जाना चाहेंगे। और उस जोड़ी को दिखाने के लिए अब वो ठंडे बस्ते में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। उपचुनाव पहला टेस्ट होगा, फिर उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, विधान परिषद की सीट तो चलिए एक विजन के हिसाब से भाजपा को जाती दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी मौका आएगा, चाहे केंद्र चाहे राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार में भी अखिलेश यादव के लिए एक मुफीद चेहरा है, उनको भी मालूम है कि सत्ता 3 साल बाद अगर हम अभी से माहौल बनाए रखें तो 3 साल बाद अपनी मजबूती ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन इस बीच में 2-3 चीजें जिनका दोनों ही नेताओं को ख्याल रखना होगा, वो ये है कि अपनी अपनी पार्टियों के ओर से कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है। अगर 6-6 गुना, अगर 7-7 गुना आपके नंबर बढ़ गए लोकसभा और लोकसभा की सीटों में, तो 6 गुना उम्मीदें भी बढ़ी हैं कार्यकर्ताओं की। तो उसमें सामंजस्य कैसे होगा, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, कार्यक्रमों में टकराहट देखने को ना मिले, ये ना हो कि क्रेडिट डिस्क्रेडिट की लड़ाई हो जाए। अब सुबह से जो मैंने आपको कहा, मैं वापस बात को खत्म करने से पहले कहूं कि उत्तर प्रदेश में कयास भी लग रहा था कि देखिए अखिलेश यादव ने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट किया है, कोई बहुत बेहतर तरीके से ड्राफ्ट करके वो ट्वीट नहीं किया, जबकि हमने कई नेताओं को देखा, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, जिन सब ने राहुल गांधी को भाई या बड़े भाई की संज्ञा दी थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो रिप्लाई कर दिया, वो दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ काम करती हुई दिखना चाहती है, और खासतौर पर राहुल गांधी बिल्कुल एक लंबी बल्लेबाजी की योजना बना रही है।
जी, उत्तर प्रदेश से जो परिणाम मिला है, राहुल गांधी उस परिणाम को और अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी के साथ को, उस पूरे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को वो नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया उत्कर्ष ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। उम्मीद है हमारा ये शो, हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके जो भी सवाल हों, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। कल के शो में चुनिंदा सवालों के जवाब भी हम देंगे। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।